देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों, चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर विपक्ष के सारे किले एक के बाद एक ढहते चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से डटकर चट्टान की तरह बीजेपी के सामने खड़ी हो गई। दोस्तों इसके बाद बताएंगे केवल एक वोट से नतीजा तय हो गया, यहां तक कि पूरे के पूरे बस पर डकैती करने की कोशिश की गई थी पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए। बताएंगे कौन से चुनाव से जुड़ा हुआ पूरा मामला है दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक पीठ पर हमले के बावजूद बीजेपी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर सीधा प्रधानमंत्री के ऑफिस की ओर निकल गए कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता। बताएंगे सड़कों पर हुआ जोरदार तरीके से पुलिस वालों के साथ संघर्ष। दोस्तों कौन से मामले को लेकर नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज बताते हुए मैदान में कूदे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर एमएम नरवणे की पुराने पोस्ट को लेकर अब एमएम नरवणे और किताब को छापने वाले पेंगुइन की ओर से किए गए दावे में जमीन आसमान का अंतर नजर आने लगा, जिसके बाद रवीश कुमार और राहुल गांधी दोनों के दोनों निशाना साधते हुए नजर आए। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि एमएम नरवणे की किताब से जुड़ा हुआ पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित राष्ट्रवाद के दावे पर आखिरी कील साबित होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के चंद्रपुर महानगर पालिका काफी हाई प्रोफाइल महानगर पालिका बन गया था दोस्तों, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी के 27 नगर सेवकों को यानी पार्षदों को बस से किडनैप करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचते हैं और किडनैपिंग करने आए डकैतों को मारकर भगाया जाता है। इसके बाद जोरदार तरीके के बवाल के बीच कांग्रेस के नेता विजय वेटीवार पहुंचते हैं उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए, और उनसे कहते हैं कि हम यानी कांग्रेस पार्टी शिवसेना यूबीटी के साथ में सत्ता की साझेदारी करने को तैयार है, यानी 2.5 साल तक कांग्रेस पार्टी और 2.5 साल तक शिवसेना यूबीटी का पार्षद मेयर के पोस्ट पर बने रहे। इस पर आपस में मोहर लगा लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, और इस बात पर मोहर लगा ली गई थी कि 2.5 साल तक शिवसेना यूबीटी के नेता को मेयर बनाया जाएगा और 2.5 साल कांग्रेस पार्टी का मेयर होगा दोस्तों। जबकि शिवसेना यूबीटी के मात्र 6 नगर सेवक थे, जबकि कांग्रेस पार्टी के 27 नगर सेवक थे, और दोनों को मिलाकर बहुमत का आंकड़ा यानी 33 का आंकड़ा पहुंच रहा था। और संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कई बार दावा किया कि चंद्रपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगी शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा। इसके बाद चंद्रपुर के नगर निगम के चुनाव होते हैं दोस्तों, और चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के 66 में से टोटल 27 नगर सेवक थे, जबकि बीजेपी के पास केवल 23 नगर सेवक थे दोस्तों। शिवसेना यूबीटी के पास 6 और जन विकास सेना के पास 3 और वंचित बहुजन अघाड़ी के पास 2, बीएसपी के पास 2, एआईएमआईएम के पास 1 और शिवसेना शिंदे गुट के पास 1, और बाकी अन्य जो थे वो 4 लोग थे दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के पास 27 और प्लस 6 शिवसेना यूबीटी का मिलाकर 33 का आंकड़ा पहुंच रहा था। लेकिन जब चुनाव हुए, मेयर के इलेक्शन हुए, तब कांग्रेस पार्टी को जन विकास सेना की ओर से समर्थन दिया गया, जिनके 3 नगर सेवक थे, तो कांग्रेस के 27 प्लस जन विकास सेना के 3 मिलाकर 30 का आंकड़ा पहुंच गया। 3 और नगर सेवकों की जरूरत थी दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीद जताई थी उसके तहत कांग्रेस पार्टी को वंचित बहुजन अघाड़ी का समर्थन मिल जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वंचित बहुजन अघाड़ी ने समर्थन नहीं दिया, और उसके दोनों के दोनों नगर सेवकों ने वोट डालना उचित नहीं समझा और वोट डालने से ही बाहर चले गए दोस्तों, जिस कारण से 66 का जो टोटल आंकड़ा था वो 64 पर आ गया, यानी मेयर बनाने के लिए 33 लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ने लगी, यानी कांग्रेस पार्टी के पास 30 का आंकड़ा पहुंच गया। बीजेपी को 23 का समर्थन पहले से था, यानी 23 बीजेपी के खुद के जीते हुए थे, बाकी एक बीजेपी को शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन मिल गया, तो 24 पर बीजेपी का आंकड़ा पहुंच गया दोस्तों। इसके बाद 2 बागियों ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, तो आंकड़ा 26 तक पहुंच गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जीत की कोई उम्मीद नहीं थी दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी आराम से चुनाव जीत रही थी। कांग्रेस पार्टी को केवल 2 और पार्षदों के समर्थन की जरूरत थी, और शिवसेना यूबीटी के पास थे। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के साथ में उद्धव ठाकरे के साथ में कांग्रेस के नेता विजय वेटीवार जो बातचीत करके आए थे, उसके तहत ठाकरे की पार्टी को कांग्रेस को सपोर्ट करना था दोस्तों, लेकिन ठाकरे की पार्टी ने अंत में जाकर 6 के 6 पार्षदों से बीजेपी को सपोर्ट करवा दिया, जिस कारण से यहां पर कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 30 पर अटक गया दोस्तों, जबकि भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 32 तक पहुंच गया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक और सपोर्ट मिलता है बसपा के एक उम्मीदवार का, और इसके बाद कांग्रेस का आंकड़ा 31 तक पहुंच जाता है। और अगर कांग्रेस पार्टी को एआईएमआईएम ने अपने एक नगर सेवक का समर्थन कर दिया होता तो मैच एकदम बराबर हो जाता, और मुकाबले को बाद में टॉस से तय करना पड़ता दोस्तों, यानी ड्रॉ हो जाता मुकाबला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बाद में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 32 तक पहुंच गया और कांग्रेस पार्टी 31 पर पहुंचकर रह गई, जिस कारण से मात्र एक वोट के कारण यहां पर चंद्रपुर के अंदर बीजेपी का मेयर बन गया दोस्तों, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि शिवसेना यूबीटी ने जो कांग्रेस पार्टी से वादा किया था उस पूरे वादे पर खरा नहीं उतरे, यहां तक कि दोस्तों धोखा दे दिया गया एन मौके पर, और कांग्रेस पार्टी अंतिम तक लड़ाई लड़ती रही दोस्तों। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि याद इस बात से रखा जाएगा कि आखिर कौन अंतिम तक लड़ाई लड़ता रहा, कौन अपने विचारधारा को लेकर एकदम पूरी तरीके से अडिग रहा दोस्तों। जबकि वादा किया था उद्धव ठाकरे ने खुद, इसके बावजूद उनके पार्षदों ने 6 के 6 पार्षदों ने बीजेपी को सपोर्ट करके कांग्रेस पार्टी को एन मौके पर पीठ पर हमला करके कहीं ना कहीं एक बड़ा धोखा दिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब देश के अंदर कुछ पार्टियों से दूरी बनानी चाहिए या फिर उन पर भरोसा थोड़ा कम करना चाहिए, और शिवसेना यूबीटी एक ऐसी पार्टी है जिस पर भरोसा कर पाना आज की डेट में काफी मुश्किल होता जा रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके तरह अगर आप लोग की कोई और राय है तभी लिखेगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
नरेंद्र मोदी के F3 फाइल में नाम सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा की ओर से जोरदार तरीके का मोर्चा खोला गया। दोस्तों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर रुख करना शुरू कर दिया। दोस्तों भारी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे और सबके सब नारे लगा रहे थे, कॉम्प्रोमाइज नरेंद्र मोदी, यानी सिद्धांतों से समझौता करने वाले प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हक से समझौता किया है। मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया है। ये सरकार की नाकामी है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इस पूरे मामले को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस ने विरोध किया। दोस्तों यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुची खुद इस आंदोलन में शामिल हुए और भारी संख्या में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी जा रही है, जिनको रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बैरिकेडिंग पर चढ़कर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। दोस्तों प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी प्रधानमंत्री पूरी तरीके से सिद्धांतों से समझौता कर चुके हैं। और ये पोस्टर बैनर लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। 56 इंच का सीना कहां है, चीन के डर से पसीना छूटा, यानी 56 इंच का सीना, चीन के डर से पसीना। भारतीय युवा कांग्रेस प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज, इस तरीके के नारे लग रहे थे। दोस्तों ऐसे में नरेंद्र मोदी को लेकर युवा कांग्रेस ने अपना मोर्चा खोलकर बता दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर ये आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। दोस्तों और ये जो आंदोलन हो रहा है दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी को सदन में नहीं बोलने दिए जाने के कारण हो रहा है। यानी कांग्रेस को पता है कि अब सदन में तो बोलने दिया नहीं जाएगा, सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करवाया जाएगा क्योंकि फायदा बीजेपी का हो रहा है। तो फिर अब युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर अपने पार्टी के नेतृत्व को सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मनोज नरवणे से ये बीजेपी बुलवा रही है कि उनकी किताब को कभी भी पब्लिश नहीं किया गया, यानी उनकी किताब कभी छपी नहीं थी। इसके बाद रवीश कुमार ने एमएम नरवणे की वो किताब जिस पर वो दावा करते हैं कि किताब राहुल गांधी जो दिखा रहे हैं वो कभी छपी ही नहीं है, उस किताब का प्रचार एमएम नरवणे ने 15 दिसंबर 2023 को किया था। दोस्तों 15 दिसंबर 2023 को एमएम नरवणे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों से बड़ी संख्या में ऑर्डर करने के लिए बोला था, प्री ऑर्डर करने के लिए बोला था, यानी ई कॉमर्स साइट अमेजन का उन्होंने लिंक भी दिया था। दोस्तों अमेजन के लिंक से लोगों से ऑर्डर करने के लिए बोला जा रहा था। इस पर रवीश कुमार ने अब निशाना साधते हुए एमएम नरवणे के ताजा बयान जिसमें वो दावा कर रहे थे कि उनकी किताब तो छपी ही नहीं है, इस पर कहते हैं कि ठीक है सर, अभी तक आई नहीं, आप तो सेना अध्यक्ष रहे हैं, कम से कम आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बताना चाहिए कि इस देश में एक सेना अध्यक्ष अपनी किताब नहीं छपा सकता क्या? आपकी चुप्पी से भारतीय सेना से जुड़े करोड़ों लोगों का मनोबल कमजोर हो रहा है। उनके सेना अध्यक्ष चुप है। इंस्टाग्राम पर वायर के एक कार्टून को 2 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया तो सिद्धार्थ भरतराजन ने तुरंत ट्वीट किया, आपका ये ट्वीट 15 दिसंबर 2023 का है, फरवरी 2026 आ गया, क्या आप अपनी किताब के बारे में नहीं बोल सकते? ये सवाल है, आपने जो लिखा है, जो वायरल हुआ है, आप उसे इनकार करते हैं। जब प्रकाशक यानी किताब को पब्लिश करने वाली कंपनी ने कहा कि उन्होंने कभी किताब छापी नहीं है, और अगर उन्होंने कभी किताब छापी नहीं है तो फिर कॉपीराइट का दावा वो कैसे कर सकते हैं? मैं कॉपीराइट के नियमों को नहीं जानता, भारतीय सेना के पराक्रम को जानता हूं, उसके जनरल को बोलना चाहिए, हम आपको सैल्यूट करते हैं और सैल्यूट करने के लिए तैयार हैं सर। यानी एमएम नरवणे जो भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों, उनको सभी के सभी लोग सम्मान करते हैं और इसीलिए राहुल गांधी ने भी ये बयान देते हुए कहा कि एमएम नरवणे ने जो बयान दे रहे हैं और जो किताब को पब्लिश करने वाले तथाकथित पब्लिश करने वाले कंपनी पेंगुइन की ओर से दावा किया जा रहा है, दोनों में अंतर है। तो इसका मतलब एमएम नरवणे या पेंगुइन में से कोई एक है जो सच बोल रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमको पूरा भरोसा है एमएम नरवणे पर कि वो सच बोल रहे हैं, तो फिर क्या पब्लिशर झूठ बोल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। कुल मिलाकर राहुल गांधी कहते हैं कि जनरल एमएम नरवणे ने 2023 में लोगों से कहा था कि प्लीज मेरी किताब खरीदिए, मुझे पेंगुइन से ज्यादा नरवणे जी पर भरोसा है और इसीलिए हम ये मानते हैं कि किताब छपी हुई है। यानी दोस्तों अगर किताब छपी नहीं तो फिर एमएम नरवणे कैसे सोशल मीडिया पर लोगों से किताब को प्री ऑर्डर करने के लिए बोल रहे थे? ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके इस मामले पर बीजेपी जितना ज्यादा मामले को फंसाने की कोशिश कर रही है दोस्तों, उतना ज्यादा बीजेपी वाले खुद फंसते चले जा रहे हैं। तो लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने अपने चाचा के एक्सीडेंट के मामले को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, प्रेजेंटेशन के साथ में रोहित पवार आते हैं और मीडिया वाले भी उनके सामने दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। अजित पवार के प्लेन के पायलट आखिरी मिनट में क्यों बदला गया था, ये एक पहला सवाल पूछा गया है। दूसरा ये कि पायलट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या चेक किया गया था, क्या उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ था, जैसा कई सवाल रोहित पवार ने पूछे हैं। दोस्तों उन्होंने विशेषज्ञ टीम से इस हादसे की विस्तृत जांच की मांगी है। रोहित पवार ने बताया कि अजित पवार प्लेन से नहीं बल्कि कार से बारामती आने वाले थे। इसके लिए 27 जनवरी को मुंबई से वो निकलने वाले थे। शाम को उनकी कार का काफिला तैयार हुआ था, लेकिन उसी समय ईस्ट विदर्भ के अंदर एक बड़े नेता से वो मिलने के लिए गए, उनसे उनकी लंबी बातचीत हुई। इस वजह से अजित पवार काफी लेट हो गए दोस्तों, और इस वजह से अजित पवार को प्लेन से आना पड़ा, लेकिन उन्होंने कार से जाने का इरादा कैंसिल कर दिया और फिर अगले दिन सुबह फ्लाइट से उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया। रोहित पवार ने कहा कि अजित पवार से मिलने आए बड़े नेता एक फाइल पर दादा
वीजा के साइन चाहते थे। ये फाइल मिनिस्ट्री में थी। शाम को मुंबई में बहुत ट्रैफिक जाम रहता है, इस वजह से फाइल अजीत पवार तक पहुंचने में देरी हो गई। अगर दादा का काम समय पर पूरा हो जाता तो 27 जनवरी को शाम को बारामती के लिए निकल जाते, और अगर ऐसा होता तो मेरे चाचा आज मेरे साथ में होते। प्लेन के कैप्टन के रिकॉर्ड को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए दोस्तों, और इसके बाद बताया कि जिस विमान से वो आए थे वो विमान पहले सूरत गई थी, यानी सूरत में उस विमान की जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, उसके सारे टेक्निकल जांच होने चाहिए थे, लेकिन सूरत गुजरात के अंदर कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया। इस बात को लेकर भी उनका सवाल है। और विमान कंपनी के डीजीसीए यानी जो सरकारी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ में मिली भगत को लेकर भी सवाल रोहित पवार ने खड़े किए हैं। दोस्तों रोहित पवार ने साजिश की बू आ रही है इस तरीके की जानकारी देते हुए इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों की जांच की मांगी है। उनके सवाल काफी सटीक है और इस पूरे सवाल पर जवाब देना चाहिए बीजेपी वालों को। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर मेरठ में करीब 200 मुसलमानों के वोट कटवाने को लेकर फॉर्म 7 भरा गया था दोस्तों, और ये फॉर्म भरने वाले बीजेपी के नेता मानवीर और उनके बेटे आकाश है। फॉर्म 7 बीएलओ को दिए गए थे और नाम काटने के लिए बोला गया था। मानवीर को मौके पर बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए। अब क्षेत्र के डीएम की ओर से कहा जा रहा है कि बीएलओ के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई तो बीजेपी के नेता के ऊपर की जानी चाहिए जो गलत गलत फॉर्म भरकर लोगों के नाम कटवाने को लेकर आवेदन दाखिल कर रहा है दोस्तों। फॉर्म 7 का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया में किया जा रहा है, जिसमें कई सारे मुस्लिम समाज के लोगों के नाम काटने को लेकर आवेदन भर दिए जा रहे हैं और कई अलग अलग लोगों के नाम से फॉर्म भर दिए जा रहे हैं जिन लोगों को पता भी नहीं है कि उन लोगों ने कोई आवेदन भरा है। ऐसे में फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल को लेकर लगातार विवाद जारी है और डीएम साहब के बयान को लेकर रवीश कुमार ने इस पूरे मामले पर निशाना साधते हुए कहा कि एक और मामला आया है जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों के बड़ी संख्या में वोट काटे जाने को लेकर साजिश की गई है। आप लोग पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ बिहार के अंदर बजट सेशन के दौरान बिहार विधान परिषद के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ, जहां पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई और इस बीच तीखी नोकझोंक हाथापाई तक स्थिति बदलने लगी दोस्तों, और बीच बचाव करके हाथापाई को जैसे तैसे टाला गया और सभापति अवधेश नारायण सिंह ने हालात को काबू करने के लिए मार्शल का सहारा लिया। विपक्षी सदस्यों को मार्शल ने बाहर किया। सभापति ने आसन की बात को ना मानने के कारण सभी विपक्षी सदस्यों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया। 12:28 पर विपक्ष के लोग वेल में आ गए और इसके बाद विवाद और ज्यादा आगे बढ़ गया। अशोक चौधरी ने आपत्ति जताते हुए विरोध किया तो देखते ही देखते दोनों नेताओं के बीच में बहस हो गई। दोनों की ओर से उंगली दिखाकर चुप करो इस तरीके की बातें शुरू हो गई। औकात क्या है आवाज गूंजने लगी दोस्तों, और मंत्री अशोक चौधरी को झुंझुना और बेईमान भी बोला गया, यानी झुंझुना मंत्री बोला गया। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विपक्षी सदस्यों को चेतावनी दी कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें, लेकिन बार बार जनता दल यूनाइटेड के नेता और मंत्री को झुंझुना मंत्री बोलकर निशाना साधा जा रहा था दोस्तों, जिस पर वो और ज्यादा चिढ़ रहे थे और इसके बाद बवाल इतना ज्यादा हुआ कि हाथापाई जैसी स्थिति बन गई। हालांकि बाद में मार्शल के माध्यम से स्थिति को संभाला गया है, लेकिन बिहार के अंदर लगातार घमासान जारी है। कभी नीतीश कुमार विवादित बयान देते हैं तो राबड़ी देवी पूरे मामले पर नीतीश कुमार को एक एक करके जवाब देती है, करारा जवाब देती है तो बवाल हो जाता है। कभी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेरते हैं तो कभी बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता आपस में भिड़ जाते हैं, और अब जेडीयू और आरजेडी के नेता आपस में भिड़ गए। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र की कांग्रेस इकाई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा गायक संगीतकार अदनान सामी को भोजन पर बुलाए जाने की आलोचना की है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा गया है कि अदनान सामी के जो पिता थे वो पाकिस्तान के वायुसेना में पायलट के तौर पर काम करते थे और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अदनान सामी के पिता ने पाकिस्तान के वायुसेना के पायलट के तौर पर काम किया था, यानी पाकिस्तान के एयरफोर्स में पायलट के तौर पर काम करते हुए भारत के अंदर बम बरसाए थे। ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिता ने भारत पर बम मारे थे उसको आरएसएस के कार्यक्रम में बुलाया गया है दोस्तों। इस वक्त आरएसएस वाले उसको राष्ट्रभक्त मानते हैं, यानी पाकिस्तान से आकर भारत के अंदर भारत की नागरिकता लेने वाले व्यक्ति को राष्ट्रभक्त मानते हैं, लेकिन भारत के जो मुसलमान हैं उनको देशद्रोही बताने से कोई भी पीछे नहीं हटता। इसे पता चलता है दोस्तों कि किस तरीके की इनकी मानसिकता है, और जो लोग इनके साथ में हैं उनको ये देशभक्त बोलते हैं और जो खिलाफ में है चाहे वो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता क्यों ना ले ले, चाहे उसके पिता ने भारत के ऊपर हमला क्यों ना किया हुआ हो, उसको आरएसएस के कार्यक्रम में बुलाकर राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, नेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि किस तरीके की मानसिकता के तहत देश के अंदर दो अलग अलग धरे में देश के लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अदनान सामी के मामले पर आरएसएस वालों को माफी मांगनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के विवादित वीडियो को लेकर सीपीआई-एम और सीपीआई के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है, लिस्ट कर दिया है, तो अब इस पर सुनवाई होगी दोस्तों। वीडियो में बीजेपी के मुख्यमंत्री असम के राइफल चलाते हुए गन चलाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बात का विरोध किया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया था। हालांकि बाद में जब बवाल और ज्यादा बढ़ा दोस्तों तब जाकर जैसे तैसे इस पोस्ट को डिलीट करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इससे अलग करने की कोशिश की है, लेकिन चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति है और अब मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। तो जवाब
जवाब तो देना ही पड़ेगा। जब तक बीजेपी के नेता के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों, तब तक बीजेपी के नेता सुधरेंगे नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ समाजवादी पार्टी ने सभी जिलों के अंदर बीजेपी द्वारा जमा किए गए फॉर्म 7 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर फतेहपुर, सहारनपुर, बलिया, सोनभद्र, आगरा समेत कई जिलों के अंदर पोलिंग बूथ पर बीजेपी द्वारा बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग है। इसके साथ ही मिथ्या तथ्य के आधार पर फॉर्म 7 पर आवेदक के रूप में हस्ताक्षर करने तथा फॉर्म 7 जमा करने वालों को चिन्हित करने के उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 31 के तहत FIR दर्ज की जाए, इसकी मांग की गई है, जिससे SIR प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। प्रदेश के अध्यक्ष ने विभिन्न जिलों के अंदर फॉर्म 7 का वितरण भी दिया है। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता DM, RO और BLO पर वैध मतदाताओं का नाम अवैध ढंग से काटने का दबाव बनाया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि जनपद फतेहपुर अय्या शाह विधानसभा में पोलिंग बूथ संख्या 57 में मतदाता क्रमांक संख्या 686, 872, 678, 688, 700, 689 और 687 के साथ साथ 701, 683, 874, 779, 77, 772 और 80 का क्रमांश मंतांश, जिसमें कई सारे नाम है दोस्तों। शहनाज खातून, सलमा बेगम, शीबा अजरा खातून, मोहम्मद बिलाल खान के साथ साथ शायरा खातून और कई लोगों के नाम है। ये सारे के सारे मुस्लिम समुदाय से आते हैं दोस्तों, जिनके नाम हटाने की मांग करते हुए ये फॉर्म 7 भरा गया है। अलग अलग जिलों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर फॉर्म 7 भर के लोगों के नाम काटने के लिए, खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों के नाम काटने को लेकर फॉर्म 7 भरे गए हैं और इसी का विरोध समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और ये सारे के सारे जो फॉर्म भरे गए हैं उसको रद्द करने की मांग की गई है। अब देखते हैं आगे क्या कदम चुनाव आयोग उठाता है, उसके बाद आगे चुनाव आयोग के एक्शन के बाद क्या रिएक्शन होता है समाजवादी पार्टी का। साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी कंपनी को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है दोस्तों। कंपनी ने महाराष्ट्र के पंजीकरण विभाग की ओर से जारी किए गए स्टाम्प ड्यूटी नोटिस को चुनौती देने वाली अपील दायर कर दी है। ये जानकारी विभागीय सूत्रों ने दी है। 21 करोड़ रुपए के स्टाम्प ड्यूटी को लेकर विवाद हो गया था। सूत्रों के मुताबिक पंजीकरण विभाग ने मुंदवा इलाके के अंदर जमीन की बिक्री के अंदर विलेख से जुड़ी हुई 21 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी 10 फरवरी तक जमा करने का नोटिस जारी किया था। विभाग का कहना है कि जमीन की बिक्री के दौरान नियम अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा नहीं किया गया, इसलिए ये राशि वसूली की जानी चाहिए। पहले भी जारी हो चुका है आदेश। इससे पहले पंजीकरण विभाग ने एक आदेश में अमाडिया इंटरप्राइज LLP और इसके साझेदार दिग्विजय पाटिल को 40 एकड़ सरकारी जमीन की बिक्री विलेख के समय माफ की गई स्टाम्प ड्यूटी जमा करने का निर्देश दिया था। इस आदेश में भी 10 फरवरी तक भुगतान करने की बात कही गई है। IGR के सामने होगी पूरे मामले की सुनवाई, यानी पार्थ पवार की कंपनी के द्वारा जमीन खरीदने और सरकारी पैसे के गबन को लेकर ये पूरा मामला है। यानी जो सरकारी टैक्स जाना चाहिए था वो टैक्स बचाया गया। 21 करोड़ का ये पूरा गोल था जो अजित पवार के टाइम से ही एक बड़ा एक्सपोज सामने आया था दोस्तों, जिसके बाद से पार्थ पवार के ऊपर जांच पड़ताल भी की गई थी। अब मामले की सुनवाई होने वाली है। कुल मिलाकर पार्थ पवार भी बुरी तरीके से इस मामले पर फंसे हुए हैं। इसे लग रहा है कि एनसीपी पर एक पार्टी ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि एनसीपी में अब अजित पवार के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की चलती है और पार्थ पवार भी एक मामले में फंस चुके हैं। साथ साथ 30 साल पुराने केस में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि गिरफ्तारी के समय हुए हंगामे को लेकर दर्ज नए मामले में अदालत ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया है। अब इस केस की सुनवाई बुधवार को होगी। पप्पू यादव पटना के अंदर बेऊर जेल में मौजूद है दोस्तों और आज जो सुनवाई होने वाली है, उम्मीद है कि उनको जेल से बाहर किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ता और ज्यादा बड़ा विरोध करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ भारत ने अमेरिका के साथ में ट्रेड डील को लेकर क्या क्या बातें की है, ये बात अगर किसी भी बीजेपी के नेता से पूछा जाता है तो वो मामले को टाल देता है। कोई कहता है कि उन्हें नहीं पता, उनके डिपार्टमेंट का मामला नहीं है। कोई कहता है कि ये किसी और डिपार्टमेंट का मामला है और कॉमर्स मिनिस्ट्री बोलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय का मामला है। जबकि अगर विदेश मंत्रालय सवाल पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि वाणिज्य विभाग यानी कमर्शियल डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल मिनिस्ट्री का ये पूरा मामला है। तो ऐसे में दोस्तों लोगों को बार बार इधर से उधर घुमाया जा रहा है। कोई भी नहीं बता रहा कि रूस के साथ क्या भारत और ज्यादा तेल का व्यापार करेगा, क्या रूस का तेल भारत खरीदेगा। अमेरिका ने अपने डील में भारत को मना किया है कि तेल ना खरीदे और भारत की निगरानी तक करने की बात कही गई है। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने द व्हाइट हाउस के अंदर यानी अपने राष्ट्रपति भवन के माध्यम से एक जानकारी दी है, प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें बताया है कि इंडिया कमिटेड टू स्टॉप परचेजिंग रशियन फेडरेशन ऑयल यानी रूस का तेल भारत नहीं खरीदेगा। यानी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भारत रूस का तेल नहीं खरीदेगा। और ये बात बीजेपी का एक नेता नहीं बोल पा रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये बोलेंगे तो जो माहौल बनाकर रखा हुआ है माहौल पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि 56 इंची छाती वाली जो बातें चल रही थी वो केवल बातें हैं, केवल जुमला है और देश की जनता को इस तरीके से बेवकूफ बनाया गया बार बार एक चीज की ब्रांडिंग कर करके। यहाँ तक कि दोस्तों इसी प्रेस नोट के अंदर एक और बात लिखी है, लिखा यह है कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ यानी भारत टैरिफ को खत्म कर देगा। जो अमेरिका के सामान के ऊपर टैरिफ लगते थे उनको या तो खत्म कर देगा या कम कर देगा और इससे फायदा अमेरिका के फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को होगा। यानी अमेरिका के जो खाने पीने के सामान है वो भारत में बड़ी संख्या में आएंगे क्योंकि टैक्स कम लगेगा। सीधी सी बात है दोस्तों। इसमें फ्रेश फ्रूट और प्रोसेस फ्रूट भी है, यानी जो फ्रेश फ्रूट अमेरिका
अमेरिका में बनेंगे वो सबके सब भारत भेजे जाएंगे दोस्तों, और उन पर टैक्स भी कम लगेगा। तो भारत के जो सेब के व्यापारी है जम्मू और कश्मीर के और इधर हिमाचल प्रदेश के, वे सबके सब इससे प्रभावित होने वाले हैं। यहाँ तक कि कई सारी दालें भी भेजी जाएगी और सोयाबीन का तेल भी भारत पहुंचेगा। और इसके बाद कहा गया कि इंडिया ने कमिट किया है कि वो भारत की तरफ से अमेरिका से $500 बिलियन के अमेरिका की एनर्जी से जुड़े हुए मामले और IT कम्युनिकेशन से जुड़े मामले की चीजें खरीदेगा, एग्रीकल्चर से जुड़ी चीजें खरीदेगा, कोयला खरीदेगा और अदर प्रोडक्ट खरीदेगा। यानी $500 बिलियन भारत खर्च करेगा अमेरिका के प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ये भी एक आश्वासन दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों ये सारी जो डील जो अभी चर्चा चल रही थी वही डील अमेरिका ने बताई है और बीजेपी के लोग इस पर मुंह में टेप बांधकर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई को झुठला देंगे, हकीकत सबके सामने धीरे धीरे उजागर हो रही है। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को सबके सामने आकर बताना चाहिए कि उन्होंने रसिया से तेल खरीदने से क्यों मना कर दिया भारत को, तकरीबन 80-90 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो इतना नुकसान देश की जनता क्यों झेले, और ऊपर से अमेरिका को $500 बिलियन का सामान खरीदने की गारंटी क्यों देकर आए हैं प्रधानमंत्री। ऐसे में दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए बहुत।